बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम इपॉक्सी एडेसिव्स और एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो मुख्तलिफ कंडीशन पे बेस्ड होती है। किसी सब्सटेंस में कौन सी बॉन्ड होगी, कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, तो वो डिपेंड करता है सर्टेन कंडीशंस पे। जैसे हमने हर एक बॉन्ड के लिए मुख्तलिफ कंडीशंस पढ़े थे। जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड के लिए पढ़ा था कि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उन एलिमेंट्स के बीच में वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से हमने कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी पढ़े थे। कोवेलेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके लिए हमने पढ़े थे कि 1.7 से अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है और वो दोनों नॉन मेटल है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरह से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए भी कंडीशंस पढ़े थे कि अगर उसकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि स्मॉल साइज है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये हो, और दूसरी बात कि उन एलिमेंट्स के साथ मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर उन बॉन्ड्स के लिए कंडीशन स्पेसिफिक है, दैट मीन्स कि उन बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक होगी, खास प्रॉपर्टीज़ वो उन सब्सटेंसेस को देंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ हम पढ़े तो द फर्स्ट वन इज़ उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गर जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द सेकंड वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड द थर्ड वन इज जो हमने अभी नहीं पढ़ा, दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड इज यहाँ पे हम पढ़ ले तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के साथ कंपेयर किया गया है और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। तो आपको कुछ स्टेटिस्टिक बताए गए हैं और वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और फोर्सेस बट वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से क्या है? वीक है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बनिस्बत हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, 464 किलो जूल पर मोल आपको अगर याद है वो वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ने को चाहिए होता, और बाकी जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने के लिए जो चाहिए था वो क्या था आपके पास? वो था 19 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उनको तोड़ने के लिए 464 किलो जूल एनर्जी आपको पर मोल चाहिए होता है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उनको तोड़ने के लिए 19 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है। और अगर आपको याद तो हमने पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, मतलब जितना आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो आपको डिसाइड करा के देगा कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। जितना वो स्ट्रांग होगा उतना उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेस, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी देन डाइपोल फोर्सेस बट वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा होगी तो आपको बताया जा रहा है कि इट इज़ अबाउट 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। 20 टाइम्स वीकर है आपके पास किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से। एंड 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड से 20 टाइम्स वीकर है। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल। अब ये बात है डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल कैसे? तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द नाइबरिंग मॉलिक्यूल जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इन दोनों के दरमियान में बनेगा। दैट मीन्स कि दे आर स्पेसिफिक इन डायरेक्शन। अगर वो एलिमेंट इसके जो जिस डायरेक्शन में ये एलिमेंट होंगे, मतलब कि हाइड्रोजन होगा और उसके जिस डायरेक्शन में भी वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसी डायरेक्शन में बनेगा, किसी और डायरेक्शन में नहीं बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल। तीसरी बात जो है
कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स लॉन्ग चेन एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि आपके पास प्रोटीन हमने पढ़ा, एडेसिव्स पढ़े, पेंट्स पढ़े, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से एडेसिव्स को एडेसिव नेचर मिलता है, प्रोटीन्स को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, डीएनए को आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। तो ये सारे किस वजह से? क्योंकि हाइड्रोजन लॉन्ग चेन बना सकता है और वो फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प कर सकता है कि मॉलिक्यूल को एक नेटवर्क फॉर्म में कंबाइन कर ले। ठीक है, तो इन में हेल्प करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड के। ठीक है, इनको अगर हम ऐसे थोड़ा सा एलोबोरेट करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। द फर्स्ट वन इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है कि 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड बट 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरी बात डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल मीन्स कि ये हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपके पास वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन, एक तो इस कंडीशन है कि हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। सेकेंडली हाइड्रोजन सिर्फ उस साइड पे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ उस साइड पे बन सकता है, उस डायरेक्शन में बन सकता है जिस डायरेक्शन में आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एलिमेंट है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो उस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर वो एलिमेंट है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है तो उस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ठीक है, दूसरी बात लॉन्ग चेन बनाते हैं, नेटवर्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन, एडेसिव्स, पेंट्स, डिसोल्यूशन, प्लांट वाटर में जो चीज़ें डिज़ोल्व होती है ना, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। उन सब्सटेंसेस के साथ एक नेटवर्क बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, जिनकी वजह से वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पानी में हल हो जाती है। जैसे कि अल्कोहल को पानी में हल करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक नेटवर्क बनाता है जिनसे वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी और टर्शियरी में कन्वर्ट करना भी किसकी मदद से मुमकिन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। इसी तरह से एडेसिव्स, पेंट्स में भी जो स्टेकिंग पावर है, जो एडेसिव नेचर है उनका, वो भी किस वजह से उनको प्रोवाइडेड होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर ये ना हो तो नेटवर्क फॉर्मेशन नहीं हो सकती। प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहेगा, वो सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। एंड अगर वो सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वो फंक्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो बेटर वे जो आपके पास उनको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मॉड्यूलेशन के लिए या स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के लिए है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की यही प्रॉपर्टी जो है वो उनको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? लॉन्ग चेन फॉर्मेशन एंड हेल्प इन नेटवर्क फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको कहा कि बॉन्डिंग जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस में स्पेसिफिक होती है, उनकी कंपोजिशन पे या उनके मुख्तलिफ कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ भी डिसाइड करती है आगे जाके। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो सब्सटेंसेस जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उन सब्सटेंसेस में आपके पास उनके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि जनरल होते हैं, जो वो सब शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब द फर्स्ट वन देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस। ये वो आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि 2 अपोजिटली चार्ज आयंस में होता है, और इनसे इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो सब्सटेंसेस वजूद में आते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या है? तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो रूम टेम्परेचर कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को। 25 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड रूम टेम्प। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया था 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, और उस पर वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। शार्प का मतलब होता है वन वैल्यू। ठीक है, मतलब ये कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट या बॉयल होती है। जैसे कि आपको अगर कोई कहे कि जैसे आपको स्कूल में आना हो तो आपको कहते हैं ना कि, या इंटरव्यू के लिए जाना हो तो आपको कहते हैं
ओ क्लॉक शार्प आपको बताते हैं, 7 AM शार्प बताते हैं। दैट मीन्स कि आपने 7 AM पे ही जाना है, 7 AM से आगे या पीछे नहीं जाना। इसी तरह तो इसको शार्प बुलाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मतलब शादी की दावत पे जाना होता है तो आपको कहते हैं ना कि आप 10 बजे से 1 बजे तक आपका मतलब जो दावत है वो है, तो आप दैट मीन्स कि आप 10 बजे से 1 बजे के दरमियान किसी भी टाइम पे आप जा सकते हो, तो वो रेंज ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको कहे कि शार्प मेल्टिंग और शार्प बॉइलिंग पॉइंट है, दैट मीन्स कि वो वन वैल्यू है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने NaCl का पढ़ा है, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम का जो आपके पास, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो आपके पास या मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो आपके पास है वो है 2800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नीचे आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में दिया भी गया है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो तीसरा उनकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि वो किस चीज़ में हल होते हैं। तो आपने याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, जैसे कि आपके पास वाटर है, ठीक है। वो सारी सब्सटेंसेस जो पोलर होते हैं तो उनमें जो आयनिक कंपाउंड है वो हल हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में करंट पास कर सके, ठीक है। कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में यही फ़र्क होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं सिर्फ सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में करंट पास कर सक रहे होते हैं, लेकिन जो आपके पास कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी करंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, मतलब कि ये मोल्टन स्टेट में और सोल्यूशन फॉर्म में करंट पास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको सोल्यूशन फॉर्म में डालते हो या आपको मेल्ट करते हो इसको, तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, और आयंस बनने से आपके पास फ्री चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, मतलब कि वो आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। और जहाँ भी आपके पास फ्री चार्जेस होंगे, चाहे वो आयंस हो या इलेक्ट्रॉन्स हो फ्री, तो वो करंट पास कर सकेंगे, ठीक है। कंडक्टर में जो करंट पैसेज होती है वो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट पैसेज होती है वो बिकॉज ऑफ आयंस होती है, ठीक है। चौथी पांचवी बात जो आपके पास है वो ये है कि ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खास डायरेक्शन नहीं है, बस जो भी आयन जो भी जिस भी डायरेक्शन में आपके पास आयन मौजूद होगा, ठीक है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी और वो एक दूसरे को खींचेंगे, जिससे आयनिक बॉन्ड वजूद में आएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा आपके पास, ठीक है। छठी बात जो आपके पास जो 6 नंबर आपके पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते हैं। आयनिक कंपाउंड हमेशा रिएक्शन करने के लिए आयनिक कंपाउंड को आपने या तो मेल्ट करना होता है या उनको सोल्यूशन बनाना होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो रिएक्शन करते हैं तो एक तो उनकी रिएक्शन बहुत तेज़ होती है, दूसरी बात ये कि वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में वो रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। सातवीं जो 7 प्रॉपर्टी है वो ये है कि कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं एनाइंस और केटाइंस पे, ठीक है। इसी तरह से आप ये प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड जैसे हमने अभी पढ़ा, फिजिकल स्टेट, तो उनका 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे, फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा शार्प मींस वन वैल्यूड होते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट आपके पास 801 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का है 2800 डिग्री सेल्सियस MgO का, ठीक है। इस तरह सॉल्युबिलिटी ये पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, वाटर जैसे वाटर है आपके पास उसमें ये हल हो सकते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस जो इनकी है जो करंट पास करते हैं तो वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में कर सकते हैं। तो करंट सिर्फ ये 2 हालतों में पास कर सकते हैं, एक मोल्टन स्टेट में, दूसरा सोल्यूशन फॉर्म में। मोल्टन स्टेट कहते हैं पिघली हुई हालत को, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में आयंस बनते हैं और आयंस बनने से जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, वो उनका एक दूसरे पे बॉन्ड मतलब वो जो अट्रैक्शन है वो नहीं रहता, जिसकी वजह से वो फ्री मूवमेंट्स कर सक रहे होते हैं और यही वजह होती है कि वो करंट पास फिर कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि इसमें कोई सिमत वगैरह ज़रूरी नहीं होता, कोई डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होता, बस आयंस होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, जिनको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। रिएक्टिविटी हमने पढ़ी कि इनकी रिएक्शन बहुत तेज़ होते हैं, फास्ट होते हैं और मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में ये रिएक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में ये रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो आयंस जो होते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं सॉलिड फॉर्म में और जो उनको रिएक्शन करने नहीं दे रहे होते। लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में है तो उनके आयंस जो है वो एक दूसरे से
बॉन्ड नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, वो फ्री होंगे, एंड दैट्स वाई वो क्या करेंगे, वो रिएक्शन कर पाएंगे और जल्दी वो रिएक्शन होगा। ठीक है, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, उन आयनिक कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एनाइंस और केटाइंस पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हमने कोवेलेंट कंपाउंड का पढ़ा था कि वो मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो केटाइंस और एनाइंस पर मुश्तमिल होते हैं। केटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। और मैंने आपको बताया था इनको केटाइंस क्यों कहते हैं, एनाइंस क्यों कहते हैं। तो वन दैट गोज टूवर्ड्स कैथोड एंड वहाँ पे आप उसको रिसीव कर सकते हो, वहाँ पे आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो, तो उसको हम केटाइंस कहेंगे। एंड द वन विच मूव्स टूवर्ड्स एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, एनाइन होगा, और वहाँ पे वो क्या कर सकते हो, आप उसको रिसीव या ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, अब एनोड और कैथोड तो आपको याद होगा, एनोड हमने पढ़ा था वो प्लेट होता है या वो कंडक्टर होता है जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया होता है, जबकि कैथोड वो प्लेट होता है जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया होता है। ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके बाद ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिए। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयंस पे। ठीक है, जितना आयंस पे चार्ज ज़्यादा होगा उतना वो आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, उतना उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम NaCl का देखें तो NaCl और दोनों, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो आपके पास ये वजह आपको, मतलब ये जो रीज़न आपको दिया गया है, जो आपको फैक्ट बताया गया है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन आयन पे। दैट मीन्स कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और चार्जेस ऑन आयन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जितना चार्ज ऑन आयन बढ़ेगा उतना उस आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो NaCl में Na पे +1 है जबकि Cl पे -1 है। ठीक है, जो मिलके NaCl बना रहे होते हैं, तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें MgO, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है जबकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, जो मिलके MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसको हम कहते हैं, जिसको आप एंटी एसिड के तौर पे यूज़ करते हो। जब आपके मैदे में जलन हो रही होती है तो दवाई जो यूज़ करते हो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो होते हैं, ये देखिए, तो मैग्नीशियम पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, MgO बनाते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखें तो वो है 2800 डिग्री सेल्सियस। अब 801 और 2800 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी फ़र्क है ना, तो ये क्यों है, इस वजह से कि आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है दैट डिपेंड्स ऑन द चार्जेस ऑन आयंस। ठीक है, जैसे Na पे NaCl में Na पे +1 है, Cl पे -1 है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, जबकि MgO में Mg पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट वुड बी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।